मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा पर विचार। उत्तर। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रूप में परिचित थे। उनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और देहांत 1964 ईस्वी में हुआ। वे राष्ट्र कवि के तौर से जाने जाते हैं। वे राज्यभाषा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आरंभ से ही राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी। भारतेंदु को स्वयं यह महसूस होने लगा था कि गद्य और पद्य की भाषाएं भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए, परंतु परंपरागत संस्कारों ब्रज भाषा में काव्य रचना के अभ्यस्त होने तथा खड़ी बोली के खड़ेपन के कारण उन्हें खड़ी बोली में कविता लिखना कुछ अटपटा सा लगा। फिर भी उन्होंने अपने नाटकों, पहेलियों, मुकरियों में तथा पत्रों के संपादक के नाम अपनी खड़ी बोली में लिखी हुई कविताएं भेजकर यह संकेत दे दिया कि नए युग की चेतना की अभिव्यक्ति और नए नए विषयों के लिए ब्रजभाषा अनुपयुक्त है और अंततः उसके स्थान पर खड़ी बोली का ही प्रयोग करना होगा। भारतेंदु के निधन के उपरांत यह भावना और भी बलवत्त होती गई और कुछ ही दिनों में खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन आरंभ हो गया। 1845 ईस्वी में बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन नामक एक पुस्तक लिखी और घोषणा की कि ब्रजभाषा में लिखी कविता हिंदी कविता ही नहीं थी, खड़ी बोली में लिखी गई कविता ही वास्तविक हिंदी कविता है। उधर कविता के क्षेत्र में श्रीधर पाठक ने नए विचारों, नए विषयों और स्थानीय रंगों का पुट देकर लोकछंदों, लावनी, ख्याल आदि में जो कविता लिखी उसने खड़ी बोली काव्य रचना का द्वारा ही उन्मुक्त कर दिया। एक व्यक्ति जिसने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाया वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में नए उदीयमान कवियों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जो उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगा। इन कवियों में शीर्षस्थ नाम था मैथिली शरण गुप्त का। यद्यपि गुप्त जी ने अपनी आरंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में लिखी थी, पर शीघ्र ही द्विवेदी जी के प्रभाव से वह 1903 ईस्वी में खड़ी बोली में कविताएं लिखकर उन्हें प्रकाशनाचार्य सरस्वती पत्रिका में भेजने लगे और यह क्रम 1920 ईस्वी तक चलता रहा। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का युग प्रारंभिक युग था, शैशव काल था, जिसमें खड़ी बोली बच्चों की तरह तुतला रही थी, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही थी। विकास की दृष्टि से गुप्त जी की काव्य भाषा का यह पहला चरण है। मैथिली शरण गुप्त की अत्यंत लोकप्रिय काव्य कृति भारत भारती इसी दौर की रचना है। भारत भारती वस्तुतः भाव प्रधान रचना न होकर विचार प्रधान रचना है और वह भारत के गौरवपूर्ण अतीत का वर्तमान भारत की दुर्दशा का वर्णन करने के उपरांत भविष्य को सुधारने का उद्बोधन देती है। देखते हैं कविता का एक। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यहाँ रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग पाठक को मुग्ध तो करता है पर चमत्कृत नहीं। भारत भारती तथा वैतालिक के बीच लिखी गई रचनाओं में गुप्त जी की भाषा में भी वे ही दोष थे हैं जो भारत भारती, रंग में भंग आदि कविताओं में थे। बंगला भाषा में अनुदित हिंदी रचनाओं ब्रजांगना, मेघनाद वध की भाषा भी उबड़ खाबड़, उनकी शैली वर्णनात्मक इतिवृत्तात्मक है तथा अंधबदत संस्कृत शब्दों का प्रयोग खुद ही खटकने वाला है। गुप्त जी काव्य भाषा की विकास का अगला चरण वह है जब वह छायावादी काव्य से प्रभावित होकर प्रगृत रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। साकेत का नवम सर्ग तथा यशोधरा के गीतों की भाषा में निश्चय ही निखार है।
पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गीतों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर उनकी काव्य भाषा अपने चिर अभ्यस्त प्राचीन संस्कारों के जाल से मुक्त नहीं हो पाई है। गुप्त जी की काव्य भाषा का सही मूल्यांकन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस युग में उन्होंने काव्य रचना आरंभ की, उसमें काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रतिष्ठित थी। स्वयं उन्होंने अपनी आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भगीरथ प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में अपनी जाने लगी थी, परंतु अभी वह उसका शैशव काल था। गुप्ता जी का हिंदी काव्य को योगदान। हिंदी कविता को नई दिशा देने तथा उसमें नए प्राण फूंकने का जो कार्य भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने आरंभ किया था, उसको सुस्थिर करने का कार्य मिथिलेशन गुप्त ने किया। भारतेंदु की तरह उन्होंने हिंदी कविता को परंपरागत रूढ़ियों से, संकुचित सामंतीय दरबारी घेरे से निकालकर भारतीय जनजीवन के साथ जोड़ने का श्लाघनीय कार्य किया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से नवजागरण का शंख फूंका, समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार किया। जिस कार्य के लिए भक्ति काल में तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है और गुप्त जी के बाद रामधारी सिंह दिनकर को युग चारण कहा गया है, वही कार्य द्विवेदी युग में गुप्त जी ने किया। भारत में आज भी सबसे शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित दो ही वर्ग हैं, नारी तथा किसान। गुप्ता जी ने इन दोनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि अपनाई, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान का गौरवगान किया तथा उनके प्रति न्याय करने का आह्वान किया। यशोधरा की पंक्तियाँ, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यदि नारी की व्यथा कथा कहती है तो उनकी किसान कविता भारतीय कृषक के प्रति अन्याय के विरुद्ध कवि की मार्मिक पीड़ा की अभिव्यक्ति है। गुप्त जी हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि तो हैं ही, खड़ी बोली को प्रांजल तथा काव्योचित भाषा बनाने में भी उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने का जो अभियान भारतेंदु ने आरंभ किया था, उसे सफल बनाने तथा खड़ी बोली को गद्य के साथ साथ काव्य की भाषा बनाने का श्रेय भी गुप्त जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यक्त चेतना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 1916 से 1936 तक 20 वर्षों का समय हिंदी काव्य के इतिहास में छायावादी युग कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रथम छायावादी कवि या छायावादी काव्य का प्रवर्तक, यद्यपि कुछ आलोचकों ने प्रसाद को पंक्तियों, ले चल मुझे हुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी दी के आधार पर प्रसाद जी पर पलायनवादी होने का आरोप लगाया है, परंतु उनके संपूर्ण काव्य तथा नाटकों का अध्ययन करने वालों को स्पष्ट हो जाता है कि यह आरोप मिथ्या है। यह सच है कि अधिकांश छायावादी कवि प्रारंभ में प्रकृति की कोमल क्रीड़ा में विश्राम लेकर प्रकृति के रमणीक मोहक चित्र उकेरने में संलग्न थे, पर यह मानना कि वे युग, देश और समाज की परिस्थितियों के प्रति उदासीन थे और अपनी भावनाओं, कल्पनाओं की सीमित करा में आबद्ध थे, उनके प्रति अन्याय होगा। प्रकृति के नवीन संवेदनात्मक चित्रों वाला काव्य ही समग्र छायावादी काव्य नहीं है, अद्यपि उसमें इन चित्रों का बाहुल्य है। छायावादी काव्य को स्वच्छंदतावाद का, स्वानुभूति निरूपण का, स्वाधीन चेतना का काव्य कहा गया है। उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का, इतिवृत्तात्मकता के प्रति भावात्मकता का विद्रोह भी कहा गया है। इस स्वाधीनता का संबंध कहीं न कहीं देश की परतंत्रता की जंजीरों को तोड़ने और नवजागरण के स्वर से भी है, जो गांधी जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में सुनाई दे रहा था।
प्रसाद जी के काव्य में राष्ट्र चेतना का सही पहचान करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होगा। प्रसाद की राष्ट्र चेतना एक और द्विवेदी युगीन कवियों मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्र चेतना से तथा दूसरी ओर पश्चात छायावादी कवियों बालकृष्ण शर्मा, नवीन के विप्लव गान तथा निराला की कविता जागो फिर एक बार की चेतना से भिन्न है। राष्ट्रीयता का स्वरूप स्थूल है, इसमें उद्बोधन है, विदेशी सत्ता से मुक्त होने का आह्वान है। प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रच्छन्न है, कोमल है, सौम्य है, सूक्ष्म है। प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना सीमित अर्थ में राष्ट्रवाद नहीं है। दूसरे अनेक काव्यों में राष्ट्रीय जागरण ने सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप धारण किया है। वह राष्ट्र को जागरण का संदेश देते हैं, पर सीधे अभिधात्मक भाषा शैली में नहीं। उनका संदेश अप्रत्यक्ष है, व्यंजना पर आधारित है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुणा गात। राष्ट्रीय चेतना का स्थूल रूप अनेक नाटकों में गीतों अरुण यह मधुमय देश हमारा तथा हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रवृद्ध भारती में मिलता है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास गौण है, मुख्य है राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तथा गरिमा मंडित भारतीय संस्कृति के चित्र और उनके द्वारा वर्तमान भारत के परतंत्र देशवासियों में नवजागरण का शंख फूंकने का कामना। यही बात उनकी लहर में संकलित लंबी कविताओं अशोक की चिंता, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया और एक गीत अरिओ करुणा की शांत कछार के विषय में कही जा सकती है। इनमें भी कवि का उद्देश्य मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं के सामने ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना तथा इतिहास के वीर पुरुषों और वीरांगनाओं के शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान की कहानी कहना नहीं, अपितु उनके माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना है। धूमिल की कविताओं की काव्यगत विशेषता। उत्तर, समय परिवर्तनशील है। समाज और समाज की परिस्थितियाँ बदलती रहती है। नए नए प्रश्न, नई नई समस्याएं मानव मन को उद्विग्न करती रहती हैं। जागरूक, संवेदनशील समाज के प्रति अपना दायित्व समझने वाला साहित्यकार उनके विषय में सोचता है तथा अपने विचार प्रकट करता है। वह अनुभव करता है कि नए तथ्य को अभिव्यक्त करने तथा संप्रेषित करने में परंपरागत काव्य भाषा तथा अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम पंगु और असमर्थ हो गए हैं, अतः वह नए उपकरणों की खोज करता है। छायावाद से कवि शब्दों को तोल कर रखते थे, प्रयोगवाद के कवि शब्दों को टटोल कर रखते थे, नई कविता के कवि शब्दों को गोल कर रखते थे। सन 60 के बाद के कवि शब्द को खेल कर रखते हैं। अप्रस्तुत विधान, बिंब, प्रतीक काव्य शिल्प के अभिव्यक्ति के अनिवार्य, उपयोगी एवं प्रभावी उपकरण हैं। हाँ, समय के साथ साथ उनका स्वरूप बदलता रहता है। प्रयोगवादी कविता, नई कविता और षठोत्तरी हिंदी कविता ने परंपरागत उपमानों, प्रतीकों और बिंबों को भले ही अस्वीकार किया हो, परंतु इन सब के काव्य में अलंकार, बिंब, प्रतीक आदि का प्रयोग हुआ है। 1. अलंकार योजना। रीतिकाल के बाद कवियों ने कविता दामिनी के लिए अलंकारों का सायास प्रयोग करना अस्वीकार कर दिया। भारतेंदु युग से आज तक के हिंदी कवियों ने अलंकारों का, विशेषतः साम्यमूलक अलंकारों का प्रयोग तो किया है, पर उनकी अलंकार योजना के पीछे आयास नहीं है। वे भावों के प्रवाह में स्वतः चले आए हैं और उनके प्रयोग से काव्य मार्मिक एवं कथन भंगिमा प्रभावी हो गई है। उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग करते समय जो उपमान चुने हैं वे नए, ताजे तथा
साधारण जीवन अनुभवों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन्होंने संसद को सदस्यों और संसद की कार्यवाही को छल छद्म ढोंग जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए लिखा है, संसद तेली की घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें हर आदमी एक जूता लगाता है जिसे सम्मत की दरकार है। बिंब सृष्टि। रसवादी आचार्यों के अनेक विचारों से असहमत होते हुए भी साठोत्तरी कवि आचार्य शुक्ल की इस मान्यता से सहमत हैं कि कविता का कार्य अर्थ ग्रहण करना नहीं है। वे सुमित्रानंदन पंत की तरह कविता को चित्रमय संगीत भी मानती हैं। अतः उनके काव्य में बिंबों का शब्द चित्रों का प्रयोग जहाँ तहाँ देखने को मिलता है। अंतर केवल यह है कि उनके बिंब न तो राम की शक्ति पूजा राम के बिंबों के समान विराट है, न प्रसाद जी और पंत जी के काव्य बिंबों की तरह कोमल और मसृण। वे प्रकृति के वैभवपूर्ण वातावरण से भी नहीं चुने गए हैं। धूमिल के बिंब प्रयोगवादी कवियों के विभत्स मन की अधियारी कठोरी में बूढ़ी वेश्या खांस रही है और सेक्स से संबंध अश्लील भी नहीं है। कवि धूमिल के काव्य में तथ्य के अनुरूप या तो वे गवई किसान जीवन से उठाए गए हैं अथवा शहर के सामान्य जीवन से। धूमिल के काव्य के साथ भी यह अन्याय हुआ है। उनके काव्य में चाक्षुष बिंब भी हैं और श्रव्य बिंब भी। उनके बिंब चित्रमय तो हैं ही, अर्थव्यंजना कराने में भी बड़े उपयोगी हैं। चाक्षुष बिंबों में आकृति, रंग, रूप, गतिविधि, शरीर की विचित्र भंगिमाएं साकार हो उठती हैं, तो श्रव्य बिंबों में संगीत ध्वनियाँ मुखर हुई हैं। यहाँ हम केवल वानगी के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। चाक्षुष बिंब: तारों भरा आसमान और मरियल खो रहा कुत्ता, सिवान में पड़ी फसलों की लोथ का सन्नाटा सुगंधता है। यह बिंब स्थान, समय या परिवेश का वातावरण ध्वनित और साकार करता है। एक अन्य स्थान पर प्रयुक्त बिंब आततायी शासन की क्रूरता तथा उसके कारण देश की दयनीय स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है। धूमिल हिंदी के उन आधुनिक कवियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी काव्य भाषा को त्वरा, ऊर्जा, गतिशीलता प्रदान की है। हिंदी कविता को नया डिक्शन दिया है, नई भाषा दी है। काव्य भाषा की परंपरागत अवधारणा को तोड़कर उसे नए सिरे से परिभाषित किया है। बिंबों, प्रतीकों, अलंकरण वाली भाषा के स्थान पर सरल बोलचाल की भाषा को सशक्त बनाया है। सही शब्दों को तलाश की है जो संदर्भ से जुड़कर कोशीय अर्थ बरकरार रखते हुए अर्थ विस्तार करते हैं, जिससे इन व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों, उनके कार्यों, उनकी मानसिकता तथा उनके परिवेश का चित्र सजीव और साकार हो उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। रघुवीर सहाय के काव्य में राजनीति स्पष्ट कीजिए। उत्तर: रघुवीर सहाय के काव्य का अनुशीलन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि वह गैर रोमांटिक भावबोध के कवि हैं। जनवादी मूल्यों, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति पूर्णतः समर्पित कवि हैं और इन मूल्यों को कुचलने वाली शक्तियों और उनके कारण समाज और देश में व्याप्त विसंगतियों, विकृतियों, विद्रूपताओं, अभावग्रस्त जीवन को दूर करने के लिए समाज को विकास और समृद्धि, समानता और भाईचारे के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सामान्य जीवन की सामान्य स्थितियों का चित्रण करके समाज का यथार्थ का चित्र प्रस्तुत किया है और वर्तमान की व्याख्या अपनी पैनी दृष्टि से की है। वर्तमान विसंगतियों से मुक्त होने का सही रास्ता बताया है। कथ्य की दृष्टि से उनकी कविताओं के केंद्रीय बिंदु निम्नलिखित हैं।
उन्होंने देश की राजनीतिक व्यवस्था की गंदगी, संघात को, उसके कुत्सित विभत्स रूप को जनता के सामने निर्भया होकर और लाग लपेट के बिना रखा है। उनका विचार है कि देश में लोकतंत्र केवल नाम का है। भारत का बुजुर्ग लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की खाल ओढ़े अधिनायक तंत्र है। वह केवल चुनावों में सिमट कर रह गया है। लोकतंत्र के नाम पर समाज के बलशाली भ्रष्ट अफसर से लाभ उठाने वाले लोग सत्ता हथियाने की राजनीति चला रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र की लुटिया डुबो दी है। वे जनता को बहलाकर, फुसलाकर, झूठे आश्वासन देकर, डराकर, धमकाकर तथा बुद्धिजीवियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में अपनी बेईमानी में शामिल कर लेते हैं। वे ऐसी चालाकी से काम लेते हैं कि चुनावों के समय शोषित और उत्पीड़ित जनता के सामने दो दलों में से किसी एक को चुनने का ही विकल्प रह जाता है। और चूंकि सभी दल और उनके नेता भ्रष्ट हैं, अतः लोकतंत्र बना रहने पर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। नेहरू जी के नेतृत्व पर चुटकी लेते हुए कभी भारत के सत्ताधारी हमने बहुत किया है, हम ही कर सकते हैं, जनता ने नहीं किया, हम फिर से बहुत करेंगे। निकराम बहुत नेहरू ने कि अन्याय आराम से होगा, आम राय से होगा। इन्हीं सांसदों, विधानसभाओं के सदस्यों में से कुछ अत्यधिक धूर्त और चालाक मंत्री बन जाते हैं। अवसर पड़ने पर दल बदलने में भी संकोच नहीं करते। महामंत्री विरोधियों को प्रमाण दे रहा है कि मैं दल बदल के लिए योग्य व्यक्ति हूँ। आज का शासक वर्ग कम कूटनीतिज्ञ नहीं है। वह अपनी सत्ता बनाए रखने का गुर जानता है कि यदि सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहना है तो जनता की कमजोरियों को जानो पहचानो। शासक वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए झूठी नारेबाजी, विज्ञापन, भाषण, इश्तिहार का तो सहारा लेता ही है। वह सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग करता है। देश के तथाकथित देशभक्त राजनेता वोट की राजनीति करते हुए चुनाव जीतने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कभी जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर तो कभी भाषा और क्षेत्र हित के नाम पर जनता को बरगलाते हैं। परिणाम देश में एकजुट होकर राष्ट्र समस्याओं का हल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने के स्थान पर खंडित होता जा रहा है। राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है और विकास की गति धीमी पड़ जाती है। कवि स्वयं को देशभक्त कहने वालों पर व्यंग्य करते हुए लिखता है, राष्ट्र को महासंघ का यह संदेश है, जब मिलो तिवारी से हंसो क्योंकि तुम भी तिवारी हो। जब मिलो शर्मा से हंसो क्योंकि वह भी तिवारी है। जब मिलो मुसद्दी से खिसियाओ, जात पात से परे रिश्ता अटूट